नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ आज समानता की अवधारणा। और समानता की अवधारणा का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने दो वीडियो में समानता के अर्थ को जाना, उसके नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ को जाना, और दूसरे वीडियो में हमने समानता की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समानता के विभिन्न प्रकार। मूल रूप से समानता के चार पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे: राजनीतिक समानता, नागरिक अथवा कानूनी समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। इन चार पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक समानता। इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि बच्चों को मताधिकार न दिया जाए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, कि बच्चों को मताधिकार देना अर्थात वयस्क होने से पहले उन्हें मत देने का अधिकार देना हमारी मूर्खता ही होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास सूझबूझ की परिपक्वता नहीं होती है, इतनी सोच समझ की शक्ति नहीं होती है कि वह किसे वोट डालना है, किसे नहीं डालना है। उसके लिए वे इतने अनुभवी नहीं होते हैं, इतना ज्ञान उनके पास नहीं होता है। वे सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों के विषय में कोई निर्णय ले नहीं सकते हैं। परंतु मताधिकार को संपत्ति की शर्तों से जोड़ना भी सर्वथा अनुचित है। हालांकि इस शर्त से छुटकारा पाने के लिए लोगों को सबसे अधिक संघर्ष भी करना पड़ा। संपत्ति की शर्त से क्या अभिप्राय है बच्चों? संपत्ति की शर्त से अभिप्राय है कि पहले यह व्यवस्था थी कि जिसके पास संपत्ति है, पूंजी है, वही वोट, उसे ही मत देने का अधिकार है, उसे ही वोट डालने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन इसके लिए बहुत से संघर्ष हुए और इस शर्त को से छुटकारा पा सके। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, अन्य सभी देशों में पहले केवल बड़े बड़े जमींदारों और बाद में मकान मालिकों तथा लगान व किराया देने वाले व्यक्तियों को ही मत देने का अधिकार अर्थात मताधिकार प्राप्त था। महिलाओं को भी मताधिकार हासिल करने के लिए लंबे आंदोलन के दौर से गुजरना पड़ा, पर अब सभी देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हो गया है। राजनीतिक समानता का अर्थ यह होता है बच्चों कि राजनीतिक दृष्टि से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अपराधियों, पागलों, बच्चों और दिवालियों को छोड़कर शेष सभी लोगों को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, और सभी को मत देने का अधिकार दिया जाता है। क्योंकि मत देने में अपराधी, पागल, बच्चे और दिवालिये जो होते हैं, इनको छोड़ दिया जाता है, बाकी सभी को मत देने का अधिकार दिया जाता है। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध होते हैं। लिंग, जाति अथवा धन के आधार पर लोगों को मताधिकार से वंचित रखना बिल्कुल अनुचित होता है। राजनीतिक समानता का एक अन्य पहलू यह भी है बच्चों कि प्रत्येक नागरिक को चुने जाने और सरकारी पद प्राप्त करने का समान अधिकार भी होना चाहिए। बेंथम कहते हैं कि देश में यदि कुलीन तंत्र है तो थोड़े से लोग ही प्रशासन में भाग ले सकते हैं, परंतु यदि लोकतंत्र है तो अधिकांश लोगों की भलाई हो सकेगी। मतलब यदि देश में कुलीन तंत्र है तो थोड़े से लोग ही प्रशासन में भाग लेंगे, लेकिन लोकतंत्र होगा तो सभी जनता में से कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिनिधित्व के रूप में चुना जा सकता है, और सभी लोगों की भलाई के लिए यानी लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। वास्तव में वह राजतंत्र और कुलीनतंत्र दोनों के विरुद्ध है। कौन? लोकतंत्र। वह लोकतांत्रिक गणराज्य को भी सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। कौन मानते हैं? बेंथम मानते हैं। और राजनीतिक समानता को लोकतंत्र का आधार मानते हैं। उसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। जब तक राजनीतिक समानता नहीं होगी, लोकतंत्र स्थापित ही नहीं हो सकता। तो बच्चों, राजनीतिक समानता से क्या अर्थ है, राजनीतिक समानता क्या होती है, यह आप भली भांति समझ पाए होंगे कि राजनीतिक समानता के अंतर्गत उन व्यक्तियों जो अपराधी हैं, पागल हैं, बच्चे हैं, दिवालिया हैं, उन लोगों को छोड़ करके सभी को मत देने का अधिकार है। किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और लिंग के आधार पर किसी को मत देने से मनाही नहीं की जाएगी, जो वयस्क हो जाएगा। सभी देशों में वयस्कता की आयु जो है अलग अलग है, और जो व्यक्ति जो वयस्क हो जाता है उसे ही मत देने का अधिकार दिया जाता है। उसका कारण यह है बच्चों कि उसमें परिपक्वता आ जाती है, सूझबूझ आ जाती है,
और सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की उनके पास शक्ति या बौद्धिकता जो है वो उनके पास आ जाती है। और इसमें एक बात और बताई गई कि पूंजी जिसके पास होगी, संपत्ति जिसके पास होगी, इसको भी खत्म कर दिया गया कि उस जो जिस व्यक्ति के पास संपत्ति और पूंजी है उसी को मत देने का अधिकार होगा। इस शर्त को भी समाप्त कर दिया गया और महिलाओं को भी बराबर पुरुषों के बराबर मत देने का अधिकार यानी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार बेंथम ने जो ये परिभाषा बताई, कोटेशन, देश में यदि कुलीन तंत्र है तो थोड़े से लोग ही प्रशासन में भाग ले सकते हैं, परंतु यदि लोकतंत्र है तो अधिकांश लोगों की भलाई हो सकती है। बिल्कुल सही है। कुलीन तंत्र जो है वो थोड़े से लोगों का, धनिक लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र जो है संपूर्ण जनता का शासन होता है। तो इसके बाद दूसरा हमारी समानता आती है, नागरिक अथवा कानूनी समानता। बच्चों, नागरिक अथवा कानूनी समानता क्या होती है? कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। बच्चों, सभी लोग से क्या मतलब है? किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग और रंग रूप, हर तरह के लोग जो हैं सभी को समान माना जाता है। समाज में रहने वाले सभी मनुष्य, मानव सब समान होते हैं। अंग्रेज विद्वान हॉबहाउस ने कानूनी समानता को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की समानता के नाम से पुकारा। इसका अभिप्राय यह है कि कानून चाहे कोई धनी हो या निर्धन, कानून चाहे कोई नहीं धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या छोटे पद पर, स्त्री हो या पुरुष, काला हो या गोरा, सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा? कानून। किसकी? इन सभी लोगों की रक्षा करेगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक को इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि उसके साथ न्याय किया जाए। प्रत्येक नागरिक मतलब किसी भी धर्म, जाति, भाषा, है ना, और लिंग और रंग रूप, किसी भी तरह का व्यक्ति है समाज में, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि कानून के द्वारा या राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा मुझे न्याय अवश्य प्राप्त होगा। हॉबहाउस कहते हैं बच्चों कि मानव की हत्या तो हत्या है, मानव की हत्या तो हत्या है। हत्या के मामले में हम यह नहीं देखेंगे कि हत्यारा वह व्यक्ति जिसकी हत्या की गई है ऊंची जाति का है या पिछड़ी जाति का है या अभिजात वर्ग का है या किससे संबंध रखता है, इसका इसका इससे कोई भी वास्ता नहीं होगा। गुलामी का जीवन बिता रहा है, वह स्त्री है या पुरुष है, या नागरिक है, विदेशी है, इस प्रकार से कोई भी मापतोल नहीं होगा। उसके उसका अर्थ क्या हुआ कि मानव की हत्या है तो हत्या है, वह किसी भी तरह का व्यक्ति है, उसे हत्यारा ही माना जाएगा। कानून के द्वारा जब सिद्ध हो जाता है कि वह उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की है तो उसकी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति को नहीं देखा जाता है। अच्छा बच्चों, अभिजात वर्ग, जैसा कि अभिजात वर्ग से क्या अभिप्राय है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अभिजात वर्ग होता है विशिष्ट वर्ग, जिसे हम एलिट क्लास कहते हैं, जो समाज में रहने वाले कुछ धनी संपन्न लोगों के लिए इंगित किया जाता है। अब देखिए बच्चों कि अभिप्राय क्या है इस कोटेशन का, कि हत्यारे को दंड देते समय इनमें से किसी भी बात का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं होता। जो बात जीवन या शरीर की समान रक्षा के संबंध में लागू होती है, वही अन्य स्वतंत्रताओं और अधिकारों के विषय में भी लागू होती है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। क्या बताया है इसका अभिप्राय? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी मानव की हत्या हत्या है, हत्यारा कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति का हो, किसी किसी की भी हत्या करी हो, किसी व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, लिंग किसी का भी हो, उसने हत्या करी है किसी अन्य व्यक्ति की, तो उसके लिए कि यह फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उस कानून को, उस राज्य को, उस सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन और शरीर की जो रक्षा है, समान रक्षा, इस संबंध में लागू होती है कि नागरिक होने पर वह पूरी तरह से अपने जीवन को और शरीर को रक्षित कर सकता है कानून के समक्ष, कानून के तहत। इसलिए उसे निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। बच्चों, अब आज बात आती है कि उचित आधारों पर लोगों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे? विवाह, उत्तराधिकार, स्त्री धन के बारे में कोई कानून बनाते समय भारतीय समाज को इन समुदायों में बांटा गया है। किस समुदायों में? हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी। कारण यह है कि समुदायों के इन मामलों में परंपरागत रीति रिवाज चले आ रहे हैं जिनका आदर किया जाना चाहिए। फिर भी
आदर्श स्थिति उसे ही कहेंगे बच्चों जब एक देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बने। समझ में आया? उचित आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, स्त्री धन के बारे में। मतलब इन समुदायों को अलग अलग बांट दिया जाता है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी। और इन समुदायों के इन मामलों में परंपरागत रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, इसीलिए इसको इस आधार पर विभाजित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आदर्श क्या है? आदर्श ये है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई 2003 के अपने एक फैसले के दौरान सरकार को समान नागरिक संहिता तैयार करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकीकरण में मदद मिलती है सभी के लिए। चाहे हमारे भारत जैसा देश है जिसमें विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, उन सभी के लिए एक जैसे कानून की व्यवस्था होना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे कि पूरा राष्ट्र एकीकृत हो सके, एकता के सूत्र में बंध सके। न्यायालय के अनुसार विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों का स्वरूप सेक्युलर है यानी पंथ निरपेक्ष है, अर्थात इन बातों को संविधान में शामिल मजहब की आजादी से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। परंतु महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों तथा गरीब लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं। इन कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे नागरिक समानता के विरुद्ध हैं। वास्तव में इन वर्गों को जो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं वे ऐसी हैं जो विषमता बढ़ाने में नहीं बल्कि समानता लाने में सहायक बनती हैं। किसी भी लोक सेवक पर किसी ऐसे अपराध के लिए जो कि उसने अपने सरकारी दायित्व का निर्वाह करते हुए किया हो, तब तक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके लिए सरकार की मंजूरी पहले ही प्राप्त न कर ली गई हो। प्रश्न यह है बच्चों कि क्या इस तरह की व्यवस्था का कोई न्याय संगत आधार है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसे उचित ठहराया, क्योंकि सरकारी दायित्वों के पालन के संबंध में लोक सेवकों को संरक्षण देना आवश्यक है, जबकि साधारण नागरिकों को इस तरह के संरक्षण की जरूरत नहीं है। कहने का क्या मतलब है? दो बातें इसके अंतर्गत आती हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें ये बताया गया कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए सभी लोगों के लिए, है ना। किसी भी धर्म, जाति, भाषा, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना होकर के सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय कहता है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में सेक्युलर है, यानी कि उसके पंथ में, उसके धर्म में क्या व्यवस्था की गई है उसके आधार पर न्यायालय जो है इनमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर सकता। इन बातों को संविधान में शामिल मजहब की आजादी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो न्यायालय कहता है कि ये जो मामले हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामले जो हैं, इन ये सेक्युलर है, वास्तव में पंथ निरपेक्ष है, और इन बातों को संविधान में शामिल मजहब की आजादी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से मजहब की आजादी दी गई है, धर्म की आजादी दी गई है, उनसे इनको जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनमें किसी भी प्रकार से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के मामलों में किसी भी प्रकार से विवाद होता है, तो निश्चित रूप से न्यायालय जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों तथा गरीब लोगों के लिए विशेष प्रकार के कानून भी बनाए जा सकते हैं, और इन कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे नागरिक समानता के विरुद्ध हैं। कहने का मतलब समझ में आया बच्चों? इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी विभिन्न धर्म के लोग हैं, तो विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के मामलों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन राज्य क्या कहता है कि राज्य सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन जब इनमें किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, विवाह में, उत्तराधिकार के मामलों में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो निश्चित रूप से न्यायालय जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इस मामले को मजहब यानी धर्म की आजादी से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। और साथ में महिला, बच्चे और पिछड़ी जाति और गरीब लोग जो हैं उनको विशेष प्रकार से कानूनी सहायता उन्हें दी जा सकती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये आती है कि जो लोक सेवक अधिकारी हैं, कौन से लोक सेवक जो अधिकारी हैं, उन पर तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिल जाती है। यह इसलिए किया जाता है कि
जो भारत की जो उच्चतम न्यायालय ने ये उचित ठहराया है और कहा है कि सरकारी दायित्वों के पालन के संबंध में लोक सेवकों को संरक्षण देना आवश्यक है, जबकि साधारण नागरिक को इस तरह का संरक्षण नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, तो उसे तब तक उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता जब तक कि वह न्यायालय में तर्कसंगत आधार पर सिद्ध नहीं हो जाता है। तब तक उसे संरक्षित ही तब तक उसे संरक्षण, लोक सेवकों को संरक्षण मिलता है। तो इस यह हमें क्या प्रदर्शित करता है? यह हमें बताता है कि यह हमारे लिए नागरिक और कानूनी समानता है कि किस प्रकार से सभी लोगों को, जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर जहाँ भेदभाव होता है, वहाँ भेदभाव न होकर के सभी के साथ एक जैसे कानून, एक जैसी व्यवस्थाएं लागू होती हैं। और साथ में लोक सेवकों को सिर्फ संरक्षण मिलता है जब तक कि सरकार की मंजूरी नहीं मिल जाती है। लेकिन लेकिन काफी लोगों ने इसे न्याय संगत आधार नहीं माना है। अगली समानता आती है सामाजिक समानता। बच्चों, सामाजिक समानता क्या होती है? समाज में रहने की व्यवस्था कि किस प्रकार से समाज में रहने वाले लोग विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के किस प्रकार से अपने सामाजिक दायित्वों का पूरा करें, और कोई भी पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, किसी भी धर्म, जाति, किसी भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो अब देखते हैं हम, समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है सामाजिक समानता। वास्तव में समानता का सिद्धांत सबसे पहले सामाजिक समानता के रूप में ही प्रकट हुआ था। जिस युग में राजनीतिक समानता अथवा लोकतंत्र की चर्चा भी नहीं की जाती थी, उस युग में भी ऐसे आचार्य और समाज सुधारक पैदा हुए जिन्होंने सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाया। भारत में कबीर, दादू, नानक ने वर्णाश्रम धर्म की निंदा की और जात पात से ऊपर उठने को कहा। उन्होंने यह कहा, जात पात व्यर्थ है, अस्पृश्य कहकर मनुष्य का अपमान करना अन्याय है, एवं सच्चा धर्म किसी तीर्थ और मंदिर में नहीं, मनुष्य के स्वच्छ हृदय में बसता है। बिल्कुल सत्य है कि किसी को भी वर्ण के द्वारा किसी भी प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है, अस्पृश्यता का भाव नहीं रखना है, छुआछूत का भाव नहीं रखना है। सभी धर्म जो है समान है, और धर्म जो है तीर्थ और मंदिर में नहीं होते, मनुष्य के हृदय में होते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात कही गई है। इन संतों ने बार बार उन रीति रिवाजों का विरोध किया जो जन्म या वंश के आधार पर मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवार खड़ी कर देते हैं। आधुनिक युग में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक युग में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता के साथ समता का तत्व जोड़ने वाले दो प्रमुख नेता गांधी और अंबेडकर हुए। और डॉक्टर अंबेडकर की एक पुस्तक जाति संस्था का उन्मूलन इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि समाजवादी चिंतक मधु लिमे ने भारतीयों के लिए उसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी पुस्तक, डॉक्टर अंबेडकर की जाति संस्था का उन्मूलन, उसे क्या माना गया? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से भी महत्वपूर्ण माना गया है। सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्य रूप से ये बातें आती हैं। वंश, मजहब या जाति के आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में यह घोषणा भी की जाती है बच्चों कि इन आधारों पर कोई नागरिक सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, मनोरंजन के साधन और तालाबों और कुओं के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकेगा। भारतीय संविधान ने एक घिनौनी कुप्रथा, छुआछूत, का अंत कर दिया है, और स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, सभी को बराबर अधिकार प्राप्त होंगे। और एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था पर बल दिया जाएगा जिसमें अंतर जातीय विवाहों और विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सके। प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकारों में व्यवस्था भी की गई है। और भारत के संदर्भ में इस तरह की व्यवस्था का महत्व इसलिए भी है बच्चों, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह की मजहबी यानी धार्मिक और भाषाई विभिन्नताएं मौजूद हैं। प्रोफेसर पी के त्रिपाठी जी लिखते हैं बच्चों कि संसार के अन्य किसी भी संविधान में किसी भी देश की जनता ने अपने बीच में बसने वाले अल्पसंख्यकों को स्वेच्छा से वे मूल अधिकार प्रदान नहीं किए हैं जो हमारे संविधान में विद्यमान है। क्या मतलब हुआ? कि संसार के अन्य किसी भी संविधान ने, मतलब विश्व के किसी भी संविधान ने जनता के जनता ने अपने बीच में सब बसने वाले अल्पसंख्यकों को स्वेच्छा से वे सब अधिकार नहीं दिए जितने की भारत ने दिए, कि भारत ने उन अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी एक व्यवस्था बनाई रखी है, उनके लिए समान अधिकार की व्यवस्था की है।
ये पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है। कार्यकाल इनका 1861, मतलब कार्यकाल, जीवन काल 18 राष्ट्रपति का कार्यकाल जो था 1861 से 1865 तक का रहा इनका। हमारे पुरखों ने इस महाद्वीप को नए राष्ट्र का रूप दिया जिसकी नींव स्वतंत्रता पर आधारित है और जो इस आदर्श के प्रति समर्पित है कि सभी मनुष्य समान हैं। और इस समय हम एक गृह युद्ध में उलझे हुए हैं। युद्ध काल हमारी परीक्षा का काल है और सवाल यह है कि जिन आदर्शों को लेकर हमारे राष्ट्र की नींव डाली गई वे बचे रहेंगे या नहीं। सन 1863 के एक भाषण में ये कहा गया। अमेरिका में काले लोगों से किस तरह काम लिया जाता था, उनकी बेरहमी या यकीन करना कठिन है। सारे गंदे और मेहनत वाले कामों का बोझ उन पर आ पड़ा और उनसे घृणा की जाती थी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जब दास प्रथा का अंत करना चाहा तो देश में गृह युद्ध छिड़ गया। अंत में देश के उत्तरी राज्यों की विजय हुई और दास प्रथा समाप्त कर दी गई। फिर भी कई राज्य सरकारें रंगभेद की नीति पर डटी रही और अश्वेतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए 20वीं सदी में बाकायदा एक आंदोलन भी छेड़ा गया। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम बना जिसमें यह कहा गया कि अश्वेतों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु सभी अमेरिका वासियों को विकास के समान अवसर उपलब्ध नहीं रहे और अमेरिका के जिन स्कूलों में श्वेत और अश्वेत बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे वहां दो तरह की संस्कृतियां विकसित हो गई। इसलिए विलियम रियन को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा कि स्वयं स्कूल बच्चों को सुसंस्कृत यानी अच्छा नागरिक बनाने की बजाय उनमें गलत संस्कार पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका में काले गोरे के बीच में इस प्रकार से भेदभाव रखना, दास प्रथा की व्यवस्था, ये सभी चीजें इनके लिए 1964 में नागरिक अधिनियम भी बनाया गया जिससे कि अश्वेतों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से इनकी संस्कृतियों को बनाए रखना, इन संस्कृतियों को विकसित करने के लिए बहुत प्रयास हुए। लेकिन अंत में जो विलियम रियन है वो यही कहते हैं कि स्वयं स्कूल बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के बजाय उनमें गलत संस्कार पैदा कर रहे हैं। यही कारण था जिससे कि भेदभाव जो है निरंतर बढ़ता गया। अब हम देखते हैं बच्चों आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होती है? आर्थिक समानता का बच्चों अर्थ होता है कि सब व्यक्तियों को समान वेतन और पुरस्कार मिले। यह असंभव है क्योंकि इसके कारण आर्थिक अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। एक साधारण श्रमिक और जज के वेतनमान में अंतर होना स्वाभाविक है। चीन और क्यूबा जैसे साम्यवादी देशों में भी बहुत से वेतन क्रम मौजूद हैं और इन देशों में अधिक उत्पादन करने वालों को वेतन के अलावा और बहुत से आर्थिक और नैतिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। आर्थिक समानता के बच्चों विभिन्न पहलू हैं, देखिए आप एक एक करके। आर्थिक विषमताएं कम से कम होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के पास अथाह संपत्ति हो और दूसरा वर्ग पूरी तरह से दरिद्र बना रहे। लास्की के मतानुसार किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति की मात्रा इतनी अधिक न हो कि वह देश की राजनीति, संस्कृति और न्यायपालिका पर पूरी तरह से हावी हो सके। लास्की क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के पास संपत्ति की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि देश की राजनीति, संस्कृति और न्यायपालिका पूरी तरह से उस पर हावी हो जाए। धन का वितरण जितना अधिक समान होगा, समाज उतना ही ज्यादा सुखी होगा। अधिकांश लेखक अमीरों और गरीबों की आय रेखा के बीच एक सहनीय दूरी की बात करते हैं। उससे ज्यादा दूरी न मान्य है और न ही सहनीय। प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। जब तक कि व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं उपलब्ध न हो तब तक वह किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। आर्थिक समानता के सिद्धांत का तकाजा यह कहता है बच्चों कि सभी को रोजगार के उचित अवसर मिले। बेकारी, बुढ़ापा, अंग भंग की स्थिति में लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्थिक समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। चाहे स्त्री पुरुष के बीच वेतन मजदूरी के मामलों में केवल लिंग के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कठिन, अरुचिकर और जोखिम भरे कार्यों के लिए अतिरिक्त वेतन। न्याय का तकाजा क्या कहता है कि लोग अरुचिकर या जोखिम भरे कार्य करते हैं तो उनको उनका उसका मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए, उसे एक्स्ट्रा वेतन दिया जाना चाहिए। मुआवजा होता है अतिरिक्त वेतन यानी एक्स्ट्रा इनकम के रूप में दिया जा सकता है और इस अतिरिक्त वेतन की समानता का सिद्धांत में कोई क्षति नहीं होती है। तो बच्चों हमने क्या देखा? आर्थिक समानता में ये चार पहलुओं को देखा। आर्थिक विषमताएं कम से कम होनी चाहिए। धन का वितरण जो है समान रूप से होना चाहिए। अगर किसी के पास
अतिरिक्त धन है तो उस धन को टैक्स के रूप में सरकार को लेना चाहिए और उसे दीनहीन, गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए लगाना चाहिए। दूसरी बात आती है प्रत्येक व्यक्ति के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब आर्थिक समानता यह कहती है कि कम से कम उसे इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपने लिए रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्राप्त कर सके। समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का धर्म, जाति या के आधार पर भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक पोस्ट पे है, एक पद पे है तो एक समान वेतन मिलना चाहिए। फिर हमने बात करी कठिन, अरुचिकर, जोखिम भरे कार्यों के लिए अतिरिक्त वेतन। जो व्यक्ति कठिन कार्य करता है, अरुचिकर कार्य करता है, जानलेवा कार्य करता है तो उसे एक्स्ट्रा इनकम भी एक्स्ट्रा वेतन भी, सैलरी भी देनी चाहिए। अब बात आती है कि मार्क्सवादियों, समाजवादियों और उदारवादियों ने आर्थिक समानता लाने के लिए जो उपाय सुझाए हैं बच्चों, वे एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। मार्क्सवादी कहते हैं कि सारी पूंजीवादी संस्थाओं को ध्वस्त करके उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के द्वारा ही समाजवादी राज्य की स्थापना संभव है। ये मार्क्सवादी कहते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी ने क्या कहा कि पूंजीपति वर्ग को धाराशाही कर दो, खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो और साम्राज्य किसका हो जाएगा? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग कौन होता है? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, सर्वहारा वर्ग होता है मजदूर वर्ग। तो उसी का ही समाज स्थापित हो, उसी का ही राज्य स्थापित हो, तभी समाजवादी व्यवस्था विद्यमान हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है? लोकतांत्रिक समाजवादी संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं। कैसा लोकतंत्र होना चाहिए? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वे केवल बुनियादी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं। मतलब जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन पर ही सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, बाकी किसी पर नहीं। वे चाहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं लागू की जाए और सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय यह होता है बच्चों कि बीमारी, बेरोजगारी या बुढ़ापे की स्थिति में राज्य की ओर से लोगों को वित्तीय सहायता मिले। उदारवादियों ने मार्केट अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी का समर्थन किया है, जिसमें वस्तु के खरीदारों और बेचने वालों में परस्पर संपर्क और प्रतियोगिता होती है। अब सभी उदारवादी राज्यों ने कल्याणकारी राज्यों का रूप ग्रहण कर लिया है। कुल मिलाकर के बात क्या है कि उन बेसिक उद्योगों पर, जो बुनियादी इंडस्ट्रीज हैं, यानी जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं पर ही राज्य का नियंत्रण हो। बाकी सभी कंपनीज को क्या कर देना चाहिए? निजीकरण कर देना चाहिए, अर्थात मार्केट इकोनॉमी यानी मार्केट अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कर देना चाहिए। जिससे कि क्या होगा? वस्तु के खरीदारों और बेचने वालों में परस्पर संपर्क और प्रतियोगिता होगी और देश निरंतर उन्नति करेगा। और जिसके पास अतिरिक्त धन होगा, जिसके पास अधिक धन होगा, उसके ऊपर राज्य सरकार जो है, केंद्र सरकार या देश की सरकार जो है, टैक्स लगा करके उस धन को टैक्स के माध्यम से अपनी आय में इंक्लूड करेगी और उस होने वाली आय से वह जनता के, दीनहीन, वंचित लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करेगी। अर्थात उदारवादी राज्यों ने कौन सा रूप धारण कर लिया है? कल्याणकारी राज्यों का रूप धारण कर लिया है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को, सभी को समानता के ये विभिन्न प्रकारों की विस्तृत रूप से जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्वतंत्रता और समानता में संबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए अब आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।